मेरा नाम करिश्मा सिंह है। मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से हूँ। मेरी माध्यमिक शिक्षा जो है वो श्रीनाथ शिक्षक संस्थान स्कूल भरतपुर से ही हुई है। बाद मेरी उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो बाबा सुग्रीव सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर से ही हुई है। मेरी स्नातक जो है वो रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर से 2017 में कंप्लीट हुई है। मेरी एमएससी जो है वो महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर से 2019 में कंप्लीट हुई है। इसके बाद सर मैंने 2021 में अपनी बीएड कंप्लीट की, साथ ही नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद से सर मैं निरंतर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रयासरत हूँ। ओके, थैंक यू। दिस इज नॉट टू देशमुख सर। ओके सर, थैंक यू। अभी करिश्मा आपने बताया कि आपने रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय से बीएससी किया है। जी सर। इसमें आपने बीएड कर लिया था। जी सर। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले 21 से 25 के बीच में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं? सर इसके बीच में मैंने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था सर। केवल फर्स्ट ग्रेड? जी सर। इससे पिछला वाला असिस्टेंट प्रोफेसर भी दिया था? नो सर, उसके लिए मैं सर एलिजिबल नहीं हो पाई थी। कुछ मंथ्स की जो टाइम लिमिट होती है, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया था। ओके। आप अपने 2 आइडियल टीचर्स के नेम बताइए। जी सर। सर एक तो मेरी जो जब मैं 10th क्लास में थी सर, एक सज्जन सर थे, वो मेरे आइडियल टीचर थे। वो साइंस पढ़ाते थे। एंड सेकंड प्रायोरिटी? एंड सेकंड सर मेरे कॉलेज में एक मैम थी, अंजू पाठक मैम, जो हमें जूलॉजी पढ़ाती थी। ओके। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरे को पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी माँ से बातें करना पसंद है खाली समय में। और केवल पढ़ाई आपकी हॉबी है? नो सर, पढ़ाई के अलावा जी केवल बातें करना पसंद है माँ से, है ना? जी सर। आप भरतपुर से बिलोंग करती हैं? जी सर। तो आप यहाँ के कृषि उत्पाद क्या क्या हैं, उनके बारे में बताइए। जी सर। जिनके लिए फेमस है। सर भरतपुर में एक मोस्टली जो है वो सरसों का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है सर भरतपुर में, सेवर में। इसके अलावा सर सरसों के अलावा बाजरा और सर शहद का उत्पादन। शहद का उत्पादन कहाँ होता है? भरतपुर में सर। भरतपुर में कहाँ? सॉरी सर, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता। चलिए कोई नहीं, देखना आप, क्योंकि यहाँ से ज्यादा शहद और कहीं उत्पादित होता है। ओके सर। दूसरा, आप, जैसा मैंने पहले भी एक कैंडिडेट से पूछा था, एजुकेशन के क्षेत्र में आप यदि हायर एजुकेशन में आते हैं तो आप अपने जिले के लिए एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहेंगे? जी सर। इन फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन ओनली, इन कॉलेज एजुकेशन? सर एज सच एज मैं अगर इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनती हूँ तो मैं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं क्रिएट कर सकती, बट मैं जिस भी कॉलेज में जाऊंगी उसमें मैं जो टीचिंग मेथड्स है सर उसमें इम्प्रूव करना चाहूंगी। लाइक जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाना और आईसीटी को इंक्लूड करके 3D डायमेंशन से सर डिसेक्शंस, जो कि अभी हमारे वर्तमान में कॉलेजेस जो हैं उनमें अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है। डिसेक्शंस को बैन कर दिया सरकार ने, तो सर जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने उसका अल्टरनेट ही नहीं डिस्कवर किया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको वो चीजें इतनी अच्छे से क्लियरिटी से समझ नहीं आ पाती। तो आप एक तरीके से जो
पहले कमियां जो बंद हो गई हैं, दैट मीन्स जो आइडेंटिफिकेशन आपने किया है शॉर्ट कमिंग्स का, उन्हें आप इम्प्रूव करना चाहेंगे। जी सर, जो मैंने अपने एकेडमिक्स के दौरान अनुभव किया। ओके। यहाँ जो लोहागढ़ फोर्ट है उसको लोहागढ़ क्यों कहा जाता है? जी सर लोहागढ़ दुर्ग को इसलिए लोहागढ़ कहा जाता है क्योंकि ये लोहे की तरह अटल है, इसको कोई भी नहीं जीत पाया है। इसे अजय दुर्ग कहा जाता है सर। इस पर मुगलों और अंग्रेजों ने बहुत बार आक्रमण की, लेकिन कोई भी इस पर आधिपत्य नहीं जमा पाया। क्यों नहीं जमा पाया? क्योंकि सर इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर ये पारिक दुर्ग है सर, 3 लेयर की मिट्टी का बना हुआ है सर। इसके चारों तरफ सुजानगंगा नहर है और इसका जो दरवाजा है ना सर, वो अष्ट धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। अच्छा, एक लास्ट, हाल ही में भरतपुर के संबंध में कोई महत्वपूर्ण समाचार है क्या आपके जिले से संबंधित, रिसेंट? सॉरी सर, ऐसी स्पेशल तो मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा। जी चलिए, कोई क्वेश्चन था वो स्लिप हो गया, चलो बाद में पूछता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। करिश्मा जी, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या होते हैं? जी सर टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो होती है वो जो डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग जब हो जाती है तो उसको अनबाइंड करने के लिए यूज में किए जाने वाले एंजाइम्स हैं। अनवाइंडिंग तो हेलिकेज भी कर सकता है। हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज में क्या अंतर है? यस सर, हेलिकेज जो है वो अनबाइंड करता है, बट टोपोआइसोमरेज जो है सर वो उसकी जो टॉर्सन हो जाती है उसको रिलैक्स करता है सर। ओके, ठीक है। आपने जैसे एनिमल बिहेवियर में पढ़ा होगा कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो वैगल डांस करती हैं। वैगल डांस क्या होता है? सर वैगल डांस जो होता है वो जो 8 शेप के जो डांस होता है ना सर, 8 शेप बनाती हैं हनीबीज, उसको वैगल डांस बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या होता है? क्यों करती है हनी बी वैगल डांस? सर ये वैगल डांस जो है वो हनी बी से अपने जो रिसोर्स होता है उसकी डिस्टेंस के बेस पर होता है सर। वो कम्युनिकेशन करता है, उससे कम्युनिकेट करता है, बाकी फ्लाइज को बताता है। ओके, आपने एक टर्म सुना होगा हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन। जी सर। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? सर हेट्रोक्रोमेटिन वो होता है डीएनए का वह पार्ट होता है जो काफी डेंस होता है और ये इनएक्टिव और एक्टिव दोनों हो सकता है, बेसिस ऑन कि वो परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है। परमानेंट एंड फैकल्टेटिव। परमानेंट के कुछ एग्जांपल्स बता पाएंगे? परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ साइटोजाइल डीएनए और सेंट्रोमियर और एंड सर सेंट्रोमियर के अलावा जो एक एनओआर रीजन होता है क्रोमोसोम में वो भी परमानेंट हेट्रोक्रोमेटिन। एनओआर क्या होता है वैसे? एनओआर की फुल फॉर्म क्या है? सर इसका होता है केंद्र का संगठन रीजन। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके काम क्या होते हैं? सर इस रीजन की वजह से जो न्यूक्लियस में केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस उस पे फॉर्मेशन होती है। ओके, एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं? एंडोथर्मल एनिमल्स? यस। सर एंडोथर्मल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में होने वाले टेम्परेचर चेंजेस की वजह से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एंडोथर्म्स हैं? एग्जैक्टली सर। विंटर में हमारा टेम्परेचर फिर हम मेंटेन कैसे करते हैं?
लाइक सर जैसे कोल्ड होते हैं सर, ह्यूमन जो होता है ना वो नेचर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे कि बहुत ज्यादा अगर गर्मी होती है तो एसी को इवॉल्व कर लिया, एसी चला लेते हैं। मीन्स आप विंटर में जैसे दिसंबर में बाहर चले गए और आपको टेम्परेचर कोल्ड फेस करना पड़ रहा है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा या 37 डिग्री रहेगा? नो सर, 37 डिग्री मेंटेन रहेगा। हाँ, तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कैसे मेंटेन करोगे आप? बाहर तो 0 डिग्री है, वो कैसे करता है हमारा बॉडी? सर मेटाबॉलिक रेट्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और हमारी बॉडी की जो फैट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो हीट जनरेट करते हैं। ये हीट जनरेट इसके कैसे? अलावा सर हेयर्स का भी रोल होता है। ओके, हीट जनरेट कैसे होती है? एनी स्पेसिफिक रोल हीट जनरेशन में कौन किसका रोल प्ले होता है? सर एडिपोज टिश्यू। हीट जनरेशन का मीनिंग क्या आपका? थोड़ा सा इसको आप समझाओ कि हीट जनरेशन क्या है, बॉडी हीट कैसे बनाती है? सर मेटाबॉलिक रेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो उसमें जो एनर्जी डेवलप होगी, और एनर्जी की फॉर्म ही हीट। ओके, कोई बात नहीं। आप जो अनकपलर प्रोटीन्स हैं उनको पढ़ना कि अनकपलर प्रोटीन्स क्या होती है, और अनकपलर प्रोटीन से वो थर्मोजेनिन की तरह कैसे काम करती हैं, और थर्मोजेनिन से कैसे टेम्परेचर वो राइज होता है। क्योंकि जो आपने बोला एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे फैट है, फैटी एसिड्स हैं, उनसे आप बीटा ऑक्सीडेशन करा के उससे हीट बनाते हो, ना कि एटीपी बनाते हो। तो थोड़ा सा आप इसको और देख लेना ना। जी सर। ओके, दिस इज नॉट टू पुष्पा मैडम। जी करिश्मा जी। जी मैम। पालेंगे आप? यस। ओके, सिम्बायोटिक टर्म कहाँ यूज की जाती है? जी मैम, सिम्बायोटिक टर्म जो होती है वो ऐसी इंटरेक्शन के लिए यूज की जाती है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है। वेरी गुड। टॉक्सिन्स पढ़े हैं आपने? जी मैम। Toxins कितने टाइप के होते हैं? सॉरी मैम, मैं अभी टॉक्सिन्स के बारे में इतना रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, काफी टाइम हो गया। चलो, एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? थोड़ा बस डिफाइन कर दो इसको। सर सॉरी मैम, मेरे को एंडोटॉक्सिन्स का एक एग्जांपल याद आ रहा है। कॉलेरा जो होता है ना मैम, कॉलेरा विब्रियो। कॉलेरा विब्रियो, जो एग्जैक्टली। हैजा कॉज करता है। यस मैम, वो एंडोटॉक्सिन है मैम। कैसे ये एंडोटॉक्सिन क्यों है? मैम उसका रीजन पढ़ा था मैंने, बट वो अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पढ़ना है। ओके मैम। ठीक है। दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है? जी मैम। परिसंचन तंत्र। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है ह्यूमन बीइंग में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग टाइम क्या है? क्लॉटिंग टाइम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग टाइम। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। क्लॉटिंग में मेन कंपोनेंट ब्लड जो मुख्य रोल प्ले करता है क्या है? मैम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स? बेटा ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ब्लड का जो है थोड़ा बहुत आपको। ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ी है? WBC RBC काउंटिंग? सॉरी मैम, अभी मैं ये सब रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। यहाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। फिजियोलॉजी में एक अपने प्रैक्टिकल है, WBC RBC काउंटिंग। जी मैम। आप कैसे करवाओगे उसको? मैम मैंने ये पढ़ा है, बट अभी मैं नहीं पढ़ पाई हूँ इसको। कोई बात नहीं। आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है पीजी में?
मैम फिशरीज। फिशरीज रही है। जी कितने टाइप के स्केल्स जो हैं फिश में पाए जाते हैं? मैम 4 टाइप, प्लेकॉइड, टेनॉइड, साइक्लॉइड एंड गैनॉइड। इनमें से कोई स्केल है जो प्रिमिटिव फिशेस में पाए जाते हैं और एडवांस में कौन से पाए जाते हैं? मैम प्रीमिटिव जो है वो प्लेकॉइड टाइप के पाए जाते हैं एंड गैनॉइड, टेनॉइड, साइनॉइड एडवांस्ड। फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मैम स्कॉलियोडॉन, उसमें प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेस्मोब्रैंक फिशेस को कैसे डिफाइन करोगे आप? जी मैम, मैम इलेस्मोब्रैंकाइल फिशेज जो होती है उनमें जो गिल्स की नंबरिंग होती है वो 5 to 7 पेयर्स होती है। इनके अंदर मैम एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है एंड इनकी जो टेल होती है मैम वो हेटेरो सर्कल होती है। कोई भी एक फॉल्स फिश का नाम बता सकते हो जो एक्चुअल फिश ना हो लेकिन फिश जैसा उसका नाम है? मैम सिल्वर फिश, स्टार फिश। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है सिल्वर फिश का? या और नाम से? लेपिस्मिया। लेपिस्मा, वेरी गुड। मोस्टली कहाँ पाई जाती है? मैम वाटर में। नो, टेरेस्ट्रियल में। नो, जब फिश नहीं है ये और आप बता रहे हो फॉल्स फिश है, सिल्वर फिश है, डे टू डे लाइफ में अभी दीपावली की सफाई कर रहे हो क्या आप लोग घर में? जी मैम। बुक वगैरह के बीच में एक चमकती हुई सी निकलती है कुछ जीव, फोकस करना थोड़ा सा बेटा इस पे है क्योंकि जनरल क्वेश्चन इसी की तरह के पुटअप कर लिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ये माइंड में रहना चाहिए। जी मैम। राजस्थान में फिश का कितना टर्नओवर है? सॉरी मैम। आर यू नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन? मैम मैं वेजिटेरियन हूँ। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फिश जो है खाने में उपयोग ली जाती है? मैम राजस्थान में मुख्यतः रोहू, कतला एंड क्लेरियस। फिश जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल? फ्रेश वाटर में मैम स्कॉलियोडॉन मैम। स्कॉलियोडॉन? सॉरी मैम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, एक तो बेटा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन है वहां पर भी यही बात है, आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो वापस से रिपीट करेंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा लूज होने लगता है। आप साइंस के स्टूडेंट और साइंस के टीचर बनने वाले हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंटली बोलना है जो भी बोलना है, ठीक है? जी मैम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाह रही हूँ मैं। एक निडिकुलस टर्म आती है, NIDICULOUS, ये कहाँ यूज करी जाती है? निडिकुलस। हाँ, सॉरी मैम। ओके। नॉकटर्नल टर्म कहाँ यूज करी जाती है? नॉकटर्नल। हाँ, मैम ऐसे एनिमल्स जो रात्रि में विचरण करते हैं। क्या उनका उद्देश्य होता है? रात्रि में विचरण क्यों करते हैं? किस उद्देश्य से करते हैं? अपने मैम फूड एबिलिटी के लिए मैम। फूड है, मैटिंग है, जितनी जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए रात में जो विचरण करते हैं, दैट इज नॉकटर्नल। फॉर एग्जांपल, सिंपली बैट, फिर फेक एग्जांपल पूरे जंतु जगत से। मैम अभी मेरे को बैट याद आ रहा है।
ओके 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 करिश्मा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू। Okay, this is not to Professor Padmeshwar, sir. सर एक्चुअली मेरा 16 को ही है, तो आप आपका बोर्ड वर्क भी है क्या? करिश्मा, क्या सर? आपने बोर्ड वर्क तैयार किया है? जी सर। वो कहाँ पे है? सर अभी तो नहीं हो पाएगा बोर्ड वर्क। अच्छा, तो देन आप उसकी रिकॉर्डिंग करके शेयर कीजिएगा फिर, या आप एटलीस्ट टॉपिक तो बताइए ताकि सर भी उससे पूछें, है ना? जी आपका सर, टॉपिक मेरा टॉपिक है फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर। आप बताइए फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बताइए। सर मेरे फंडामेंटल कैरेक्टर्स 3 हैं। एक है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सेकंड प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एंड थर्ड प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्सलेट्स। अच्छा, तो नर्व कॉर्ड क्या नॉन कोऑर्डिनेट्स में नहीं पाए जाते हैं? नर्व कॉर्ड सर एग्जैक्टली नॉन कोऑर्डिनेट्स में भी पाए जाते हैं, बट इसमें डिफरेंस होता है। क्या जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें हॉलो, सिंगल एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है सर, जबकि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें पोजीशन के बेसिस पर वेंट्रल होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है एंड सॉलिड होती है और डबल होती है सर। ये हॉलो होती है, ये कहिए कि डॉर्सल होती है, हॉलो होती है ना? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर क्या बताया आपने? सर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। क्या नोटोकॉर्ड सभी में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? सर नोटोकॉर्ड सभी कोऑर्डिनेट एनिमल्स में पाया जाता है सर। हम लोगों में पाया जाता है? सर अभी एडल्ट स्टेज में नहीं पाया जाता, लेकिन हमारी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उसमें पाया जाता है। कौन से एनिमल में पाया जाता है लाइफ टाइम तक? नोटोकॉर्ड सर नोटोकॉर्ड जो है वो प्रोटोकॉर्डेट्स में पाई जाती है सर। प्रोटोकॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, बताइए सर। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इनकी जो टेल होती है, यूरो मींस टेल होता है, तो इनकी जो टेल होती है उसी में से फंडामेंटल जो कोऑर्डिनेट कैरेक्टर है, नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस एंड नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस उनकी टेल में पाई जाती है। सेफेलोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेटा जी सर। सर जी सेफेलोकॉर्डेट्स मींस, सेफेलो मींस होता है सर ब्रेन। इनमें सर जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड जो होती है वो ब्रेन से टेल तक पाई जाती है सर। ब्रेन नहीं, ये हेड है। सॉरी सर, हेड से, है ना? अच्छा, ये तो क्या ये कैरेक्टर जो है क्या रियल कैरेक्टर है? नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द हेड रीजन आल्सो किसी और एनिमल में भी मिलता है क्या? सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिएगा। ये जो सेफेलोकॉर्डेट्स प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन द हेड रीजन, ये क्या उसका पिक्यूलियर कैरेक्टर है या और भी किसी में पाया जाता है? सर हेड से तो सर सेफेलोकॉर्डेट्स में पाई जाती है। फिर ये क्या मॉडिफाई करता है क्या? नोटोकॉर्ड क्या है, मॉडिफाई करता है क्या? नो सर, सेफेलोकॉर्डेट्स मॉडिफाई नहीं करता। नहीं, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड दूसरे एनिमल में मॉडिफाई करता है क्या? मॉडिफाई जी, नोटोकॉर्ड जो होती है मॉडिफाई करती है, वो रिप्लेस हो जाती है सर वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम्स। And third character is? सर थर्ड कैरेक्टर इज प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल्सलेट्स। अच्छा, सभी में मिलती है या? सर यस, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसमें सभी में पाई जाती है सर फेरेंजियल गिल्सलेट्स। अच्छा, और किस स्टेज में पाई जाती है?
जैसे कि सर फिशेस जो होती है उसपे तो मेन कैरेक्टर है फिशेस का गिल्स की प्रेजेंस। सर एम्फीबियंस के लार्वा में भी गिल्स पाए जाते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं सर उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, हमारे अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। रेप्टाइल्स और इनमें भी सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाए जाते हैं। बर्ड्स में सर बर्ड्स में भी ये मॉडिफाई हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। क्या फंक्शनल होते हैं कि नॉन फंक्शनल होते हैं? सर ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। जी। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, ये किसने कहा था? क्या जी सर। सर एक साइंटिस्ट है साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज जो होती है उसमें अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसी वजह से ये डेवलप करते हैं। जी सर। हाउ विल डिफाइन टेल? टेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सर बॉडी ऑर्गेनिज्म का वह पार्ट जो एनस के बाद पाया जाता है वो टेल होती है। साइक्लोस्टोम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर साइक्लोस्टोम्स जो है वो सब फाइलम वर्टिब्राई के अंतर्गत आते हैं और इनके अंदर जॉज होती है। इनके अंदर जॉज नहीं होती सर, क्रेनियम प्रेजेंट होती है और वर्टिब्रल नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होती है और इनके अंदर सर एनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन होता है। ये मराइन वाटर में रहते हैं एंड सर ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर? फिशेस, अदर फिशेस के ऊपर। अदर फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स। इनके क्या कोई इनके स्पीशीज का नाम बताइए साइक्लोस्टोम्स। सर पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। इनमें दोनों में कोई फर्क होता है क्या? हैगफिश किसको कहते हैं? सर हैगफिश मिक्सिन को बोलते हैं सर। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो घोस्ट लाइक वुमेन की तरह होती है, बूढ़ी औरत की तरह। विच बूढ़ी औरत की तरह क्यों हो जाती है? बूढ़ी औरत की तरह क्योंकि जॉस नहीं होते हैं उसमें। जी सर। है ना? ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? पेट्रोमाइजन का कॉमन नेम क्या है? सॉरी सर कॉमन नेम मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा। बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के बीच कोई कनेक्टिंग लिंक भी होती है? कोई ऐसी फिश है जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? यस सर। सर काइमेरा फिश। क्या क्या कैरेक्टर होता है इसमें बोनी फिश के और कार्टिलेजिनस फिश के? जी सर। सर इसमें एक तो जो स्क्रॉल वॉल होता है ना सर वो इलास्मोब्रेनकाई का कैरेक्टर है, तो वो प्रेजेंस होता है इसमें। और सर एयर ब्लैडर जो है वो ऑस्ट्रिच फिश का कैरेक्टर है, वो इसमें प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर क्या काम होता है? जी सर। सर एयर ब्लैडर जो है वो बायोन्सी प्रदान करता है फिशेस को, इसके साथ ही रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। बायोन्सी को प्रोवाइड करता है। जी सर। ये क्या कार्टिलेजिनस फिश में नहीं पाया जाता है? शार्क में नहीं पाया जाता है? नो सर। अच्छा, तो फिर उनको बायोन्सी कैसे मिलती है? सर वो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं इसीलिए उनको है ना बार-बार है ना ऊपर आना पड़ता है। बायोन्सी तो कैसे आती है? बायोन्सी को ऊपर तो आएंगी कैसे आती है? उनको बायोन्सी कैसे मिलती है? इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसको पढ़िएगा। और क्या पढ़ा है आपने? जनरल सेल बायोलॉजी पढ़ा है। आप मुझे
जंपिंग जीन किसको कहते हैं? जी सर। सर जंपिंग जीन्स इनको ट्रांसपोजॉन्स भी कहा जाता है। तो ये ऐसे जीन्स होते हैं सर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, सेल साइकिल पढ़ा है आपने? जी सर। उसका रेगुलेशन कुछ बता सकते हैं? ओके सर। बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर सेल साइकिल का रेगुलेशन जो होता है वो हर स्टेज पर अलग अलग होता है। वो साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पर कौन सी साइक्लिन है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसकी कंसंट्रेशन कम होगी या डिग्रेड हो जाएगी वो साइक्लिन। इसके अलावा सर जो एमपीएफ फैक्टर्स होते हैं वो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और सर इसके अलावा सर सीडीसी 25 फॉस्फेटेज, V1 काइनेज एंड स्पेंडल फाइबर्स के लिए ऑरा काइनेज, ये सब इसको रेगुलेट करते हैं सर प्रोसेस को। पढ़िए थोड़ा सा इसमें। आप मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में बता सकती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जी सर। सर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है विदाउट एनर्जी यूज। जबकि सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करता है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें सर एटीपी का यूज किया जाता है। चैनल से ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या है? Whether it is active, सर चैनल से ट्रांसपोर्ट होता है वो जी क्या सर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? सर चैनल से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। किस चीज का होता है? सर इससे पोलर मॉलिक्यूल्स का, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, जी सर। सोडियम नर्व इंपल्स पढ़ा है? जी सर। उसमें सोडियम पोटेशियम पंप का कुछ रोल होता है क्या? जी सर। बताइए। सर नर्व इम्पल्स में जैसे कि कोई नर्व सेल है, उसकी बाहरी जो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इनर सरफेस की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है सर। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं उनसे जनरेट होता है। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? जी सर। एक्शन पोटेंशियल सर एक्शन पोटेंशियल वो विभव होता है जिस पर कि किसी भी सेल का सर डिपोलराइजेशन हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। डीपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन। पोलराइज रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज पोलराइज्ड स्टेट। जी सर। वो क्यों होता है? सर इन सोडियम पोटेशियम पंप्स की वजह से और ओपन पोटेशियम चैनल्स की वजह से। पंप जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, चैनल्स खुल जाते हैं। जी सर। सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बता सकती हैं कुछ? जी सर। सर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो जो नर्व इम्पल्स के जो एक्सॉन का लास्ट टर्मिनल होता है उससे सीक्रेट होते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं सर, एक होता है एक्साइटरी, एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटरी जो होते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन, और जो इनहिबिटरी है जैसे कि ग्लाइसिन, गावा, ये सब। कुछ टॉक्सिन्स का नाम बता सकती हैं जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में मदद कर मतलब कि उसकी स्टडी में मदद करते हैं कुछ, या उसको ब्लॉक करते हैं? कोई टॉक्सिन्स का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ टॉक्सिन्स को। स्नेक वेनम के बारे में सुना है? जी सर। है ना? इसमें
कितने तरह के टॉक्सिन होते हैं, वेनम कितने तरह के होते हैं? सर इसमें 2 तरीके के वेनम पाए जाते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिन होते हैं और एक हेमोटॉक्सिन होते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ ना, है? जी सर। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, है ना? टॉक्सिन्स पढ़ लीजिएगा। अच्छा है, उसको और वो कीजिए। और कुछ पूछ ले आपसे, और कुछ पढ़ा है? हैं? सर इवोल्यूशन जेनेटिक्स। एवोल्यूशन से पूछें तो कुछ सीक्वेंस बता सकती है एवोल्यूशन का? पहले मिलियंस ऑफ इयर्स जो है कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे ही पड़ी रहती थी विदाउट एनी चेंजेस, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सर उसके लिए एक तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन। हाँ बताइए 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 बताइए। क्योंकि सर उसके लिए एक हाई टेम्परेचर चाहिए किसी भी चीज को इवॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमारी अर्थ इवॉल्व हुई है, तो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। और बताओ। रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट एंड गैसेस की प्रेजेंस। ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग सर। उसकी वजह थी वो उस वक्त रहने की। पहली चीज क्या बनी? सर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया बने थे। साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या फर्क है? सर साइनोबैक्टीरिया जो है वो तो एल्गी है, एंड जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया सर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं। अच्छा, तो पहले साइनोबैक्टीरिया बनी या पहले आर्की बैक्टीरिया बनी? सर पहले साइनोबैक्टीरिया बने थे। अच्छा, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तैयार कर लीजिए एक अपना वो एक जो है कंटेंट तैयार कर लीजिए। सर एक्चुअली मेरा 16 को ही है इंटरव्यू, तो आप मुझे फीडबैक बता दीजिए मेरी कमियों के लिए। आप ठीक है, तैयारी आपकी ठीक है। आप एक तो अपना एक कंटेंट बनाइए, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए आप। जैसे आप वर्टिब्रेट्स पढ़ रही थी तो वर्टिब्रेट्स भी ठीक ठाक है आपका। मैं एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछूं? जी सर। न्यूटेनी बता सकती हैं? क्या सर? न्यूटेनी। जी सर। बताइए। सर न्यूटेनी जो है जब एडल्ट स्टेज में लार्वल कैरेक्टर्स रिटेन रह जाते हैं उसको न्यूटेनी बोलते हैं। क्यों होते हैं? सर कभी कभी मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता। नहीं हुआ, हाँ नहीं होने, कभी कभी क्या नहीं होता है तो ही होता है न्यूटेनी, तो क्यों होता है ऐसा? सॉरी सर इसका रीजन तो नहीं पता मुझे। एनवायरनमेंट में आयोडीन की कमी, प्लेंटी ऑफ फूड्स किसमें पाए जाते हैं? एनवायरनमेंट में आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी, फूड की ज्यादा होना। और किस एनिमल्स में शो होते हैं ये न्यूटेनी? कौन शो? सर न्यूटेनी सैलामेंडर। एक्सोलॉटल लार्वा। जी सर। नेक्ट्यूरस शो करते हैं। ठीक है, आप उसको तैयार कीजिए। आप वर्टिब्रेट्स को फोकस कीजिए ज्यादा, और आपका सेल बायोलॉजी भी ठीक है। अभी सर ने पूछा था आपसे एक टोपोआइसोमेरीज और हेलिकेज में क्या फर्क, आपने बता दिया था, लगता है बता दिया था इन्होंने। जी सर। अच्छा अच्छा,
आप वहाँ पे ये भी बताएं कि वो लिंकिंग नंबर में जो चेंज है ना वो टोपोआइसोमरेज ही करता है, हेलिकेज लिंकिंग नंबर चेंज नहीं कर सकता। कट लगा के रैप करके वापस जोड़ता है, इसलिए लिंकिंग नंबर चेंज होता है। थैंक यू सर। और सर मैं कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो जैसे लकीली ही करिश्मा का सबसे पहले है इंटरव्यू 16 तारीख को, है ना। और जैसा कि मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करिश्मा से ही पूछे गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके जवाब देने का जो तरीका है कि जी सर उसके बाद में बोलते हैं, है ना। तो ये अच्छा है, पॉजिटिविटी है। आंसर भी बहुत सारे आंसर सही दिए हैं, फिर भी जैसे सर ने बताया आप और काम कर लीजिए, अपना बोर्ड टॉपिक अच्छे से कर लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए ना। जो भी आप बोल रहे हैं कॉन्फिडेंटली बोलिए, है ना। एक्सप्रेशन आपके सही है, सर लोग भी आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सर जैसे ये बाकी जो स्टूडेंट्स अभी आज अपने साथ जुड़े हैं, कुछ लोग चले गए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने साइड से कुछ भी कमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें ताकि वो लोग इनको काम में ले लेंगे। तो सर आई रिक्वेस्ट यू वेरी फास्टली प्रोफेसर अमजद फातमी सर कि आप अपनी तरफ से जो भी कमेंट्स इन सबको देना चाहें, क्योंकि अभी बस इनको इंटरव्यू में जाना है और मे बी आपकी ब्लेसिंग्स से इनके बहुत काम आएंगे सर। तो काइंडली ऐड। सबसे पहली बात है कि आप इंटरव्यू बोर्ड में जब पहुंचे तो वेल ड्रेस्ड हो, सोबर अंदाज में पहुंचे, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और जो चीज आप नहीं जान रहे हैं तो वो क्लियर बोलिए कि मैं इस बात को नहीं जान रहा। हम कभी भी टीचर्स को मतलब अपनी तरफ से कोई नए आंसर जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे मतलब आप लोगों का कुछ लोगों का बहुत अच्छा रहा, कुछ लोगों की कुछ कमजोरियां हैं, तो उन कमजोरियों को दूर करने की का एक रीजन, एक तरीका हो सकता है कि आप जो है अपने कंटेंट को बनाइए, थोड़ा सा बड़ा भी कर लीजिए उसको और उस पर फोकस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, अपने स्पेशल पेपर से पर फोकस कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि आप किस अपने टॉपिक्स को जवाब देना चाहते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपको थोड़ी सी चीजें पूछ सकते हैं पीएचडी पे, क्या आपका जो है टॉपिक है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, क्या आपका सैंपल साइज है, क्या आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे क्या जो है फायदा होगा। ये 3-4 पोजीशन चीजें जो है वो पूछी जाती हैं। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इन चीजों को याद रखें, और अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्पेशल पेपर पर फोकस करें, स्पेशल पेपर के साथ अपने कंटेंट को जो है बनाएं और कंटेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उसको पूरी तरीके से तैयार करके ले जाएं। और बहुत लाउडली भी नहीं बोले, बहुत धीरे भी नहीं बोले, मीडियम के वॉइस में बात करें, बहुत तेज भी नहीं बोले और बहुत स्लो नहीं बोले। तो ये 2-3 चीजें हैं, यही की होती है इंटरव्यू की। कॉन्फिडेंस के साथ बोले, जो चीज बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले। कभी कभी टीचर आपको टेस्ट भी करते हैं, तो अगर आप सही बोल रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंटली जो है उसको तैयार करके अपने आप उसको किसी पर स्टिक किया। अगर आप समझ रहे हैं कि वो सही है तो उसको स्टिक किए रहेगा। जी सर। ठीक सर है। एक क्वेश्चन है सर, काफी चीजें ऐसी होती है कि हमको सच में रिकॉल नहीं हो पाती, और काफी चीजें ऐसी होती है सर हम बिल्कुल ही अननोन है, उनसे पता चल जाता है, जैसे सर क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि हमें ये नहीं आता, तो सर उस टाइम पे ये बोलना सही है कि सर इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा या फिर कुछ और? नहीं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस बात को, है ना, उस चीजों को रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। नोबडी रिमेंबर्स एवरीथिंग एवरी टाइम, है कि नहीं? तो होता है ऐसा, सबके साथ हो सकता है, तो इसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है जी, है ना। एंड सर अपना जब इंट्रो देते हैं तो उसमें अपना नाम मेंशन करना है या नहीं? बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। आप मेंशन कहाँ से हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या सीक्वेंस ऑफ क्वालिफिकेशन है, कहाँ से किया आपने, ये सारी चीज आप अपनी जो है वो बैकग्राउंड हिस्ट्री बताएं। इससे आदमी रिलैक्स भी होता है, ऐसी बात नहीं है जी। आप थोड़ा टाइम, उससे आपको थोड़ा रिलैक्स भी होइएगा। वो आपसे उस बारे में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो दे वांट कि आप जो है वो
प्रॉपर माइंडसेट में आ जाए, only then they start question. ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं इसी सीक्वेंस में चाहूँगा कि पुष्पा मैडम आप भी कुछ भी कमेंट हो तो आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सभी कैंडिडेट को पहले तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। जिसका पहले फेज में है, सेकंड फेज में है, रिसेंट है, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको पहले से ही आगामी शुभकामनाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, जैसे मैं मेरे टाइम का ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं और बेसिक जो आपके कंसेप्ट है उस पर फोकस करना चाहते हैं वो। तो आप बेसिक जो बीएससी का है, एमएससी का है, उसको कंटेंट को पूरा क्लियर कर लें। जैसे क्लासिफिकेशन हुआ, मेन जो है बैकबोन क्या होती है जूलॉजी की, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आप उसको अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद में जो रिसेंट जूलॉजी में या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, रोज पहले मैंने कहा था, पहला जो मेरा सेशन था उसमें कहा था कि जो न्यूज़पेपर है आप रेगुलर पढ़ें, उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ और भी आपकी जीके जो है क्लियर होती जाती है। क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट मेरे हिसाब से मेरे टाइम 2 बैठे थे, 2 जीके के थे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जीके वाला जो है और या जूलॉजी वाला है, तो आपको ये पेपर का भी डेली अपडेट आपको होना चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने अभी बताया था लास्ट में कि जो जवाब दे दिया आपने सोच समझ के देना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल दो ना। हर चीज सभी को आती नहीं है, हो सकता है सामने वाले ने भी ऐसे ही पूछा हो। तो आपको ये नहीं है जरूरी कि भाई हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपसे 40 से 50 के बीच में पूछा जा सकता है, तो आप उसी हिसाब से तैयार होके जाएं। हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन भी पूछ ले, 20 भी पूछ ले, तो जितने ज्यादा आप बेसिक क्वेश्चन तैयार करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। एक चीज ये रहेगी कि जो आपको अच्छे से टॉपिक आता है और आपने जवाब दे दिया, तो 10 क्वेश्चन तो उसमें से ही बन जाएंगे आपके। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, नहीं आता है तो आप प्योरली कह दो सॉरी सर, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन में उलझ जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो आपके हैं व्यर्थ ही चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आता है उसी का जवाब दो और कॉन्फिडेंटली देना है। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ओवरऑल सही था सबका। इम्प्रूवमेंट भी काफी देखा है मैंने सभी कैंडिडेट में, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लेकिन सर ने पहली बार कही थी कि डार्क फेज को भी देख लेना चाहिए, वो लाइन मुझे अभी भी याद है। तो आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। 100% तैयारी के साथ जाएं। आप तो तैयारी में कोई कमी ना रखें, बाकी होता है जो देखा जाएगा, क्योंकि मौके जो है बार बार नहीं मिलते। तो इस मौके को जाने नहीं देना है, इसमें जी जान लगा दीजिए, ताकि अब हमको ये नहीं कहने का मौका मिले कि भाई हम ये नहीं कर पाए। तो आपका 100% दीजिए, रिजल्ट भी बेटर ही रहेगा। फिर से मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। देशमुख जी सर। जी सर। जी सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अभी सर और मैडम ने बता दिया था कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ मेरी तरफ से भी मैं आपको सजेशंस देना चाहूंगा। पहला यह है कि वेल रेस्ट कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ चेक किया जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको ये नहीं सोचना है, माइंड में कहीं ये नहीं लाना है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। आप ये सोच के जाएं, होगा सो देखा जाएगा, बस मुझे इंटरव्यू देना है। अगर आपने ये सोचा मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उस टाइम क्या होता है जब आप बोर्ड के सामने होते हैं और मान लीजिए पहला क्वेश्चन इस तरीके का है जो आपको लैक ऑफ नॉलेज की तरफ ले जा रहा है, तो फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, पहले ही
माइंड सेटअप होकर के जाना है कि होगा जो देखा जाएगा, हमें केवल इंटरव्यू देना है। सिलेक्शन या सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड ये बात की बात है। दूसरा, मान लीजिए आप बोर्ड के सामने गए, वहां क्वेश्चन होना शुरू हुआ, आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपको दिख रहा है कि ये मेरा इंटरव्यू उस दिशा में जा रहा है जो मेरा वीक पॉइंट है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उस क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से दे करके आपका स्ट्रेंथ वाले टॉपिक की ओर आपको खुद को उस इंटरव्यू को खींचना होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं जो, जैसे मान लीजिए किसी का एनवायरमेंटल बायोलॉजी में मान लीजिए स्पेशलाइजेशन है और सेल बायोलॉजी कम पड़ा है, और सेल बायोलॉजी से मान लीजिए क्वेश्चन आ रहे हैं और सेल बायोलॉजी वीक पार्ट है, तो वहाँ कहीं कोई इको फ्रेंडली शब्द इस तरीके का लाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके का वर्ड लेकर के आए, कहीं उसको इस तरीके से रिलेट करें जिससे कि वो जो बोर्ड मेंबर है वो बोर्ड मेंबर उसमें से ही कोई वर्ड को ट्रैप करके उस डायरेक्शन में आए जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है। वो आएगा तब जब आंसर आप उस दिशा में देंगे, आपको खुद को बोलना होता है। लेकिन ये काम केवल तब करना है जब आपको पता है कि इंटरव्यू वीक पॉइंट की तरफ जा रहा है, हमेशा नहीं करना है। तो उससे एक प्रॉपर वे ये मिलेगा कि जब आपका स्ट्रेंथ वाले की तरफ, स्ट्रेंथ टॉपिक की तरफ जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो जाएगा। तीसरा है कि जब आप बोर्ड टॉपिक पे पढ़ा रहे हो तो उस टाइम जो वॉल्यूम है वो इस तरीके का रखना है कि मान लीजिए क्लास में 60 to 70 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये नहीं कि वॉल्यूम इतना स्लो हो जैसे इंटरव्यू बोर्ड के सामने हो। जैसे आप एक तो 3 लोगों के लिए जवाब दे रहे हैं, एक 60 लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आपका वॉल्यूम 3 लोगों के बराबर है तो वो लैक ऑफ वॉल्यूम में चला जाता है। वहां जब आप बोर्ड टीचिंग करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें कि आप एवं 50 स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं। आपको ये नहीं मानना है कि आप केवल 3 बोर्ड मेंबर्स के सामने टीच कर रहे हैं। आप ये इमेजिन करके चलें कि आप मोर देन 50 स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं और उस ड्यूरेशन में आपको जो वॉइस या वॉल्यूम लेवल है वो आपको इंटरव्यू से बेटर रखना है हर हालत। अगर आपने नहीं रखा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसका 100% होता है। आपसे वो कहा भी जा सकता है कि बताइए आप क्या आप मान लीजिए 60 बच्चे बैठे हैं, वहां तक ये आवाज आएगी क्या? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन में मोर देन 80 तक की क्लास हो सकती है, उसके लिए फिर वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा हाई होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आई थिंक सो सर ने बता ही दिया था, वो सारी चीज मायने रखती ही है। उसके अलावा जो मुझे फील हुआ, कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। मैं जब मेरे टाइम ड्यूरेशन का बता रहा हूँ, उससे पूछा गया था कि आप भरतपुर से और अजमेर तक आए हैं तो आप किससे आए हैं? मैंने कहा सर ट्रेन से आया हूँ। क्या आप जिस बोगी में आए हैं उसमें कितनी सीट्स थी? तो मैंने कोई सीट नहीं गिनी, मैंने वैसे ही बोल दिया रफ में 120। अब आप बताइए अब वो सही था या नहीं था, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मैंने रुका नहीं, ऐसे ही बोल दिया 120। अब उनको भी नहीं पता, ना ट्रेन का नहीं पूछा ना कुछ पूछा, बस सीधा ही कह दिया 120। अगर वो पूछते आप किस सीट पर थे तो भी कह देता 105। वो कौन सा चेक करने जा रहे हैं 105 आया होंगे? तो ये सारी चीजें उन्होंने पूछा कि आप जिस ट्रेन से आए जिस बोगी में आप आए कितनी सीट थी। ये छोटी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ठीक है। बाकी आपको ये सोचना है कि ये हमारा चांस है। हाँ ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ये मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन अगर आपने इसको प्रेशराइज कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, चांस दिया है, अच्छी बात है, आपको बेस्ट देना है। बाकी चांस दिया है, उसको प्रेशराइज अगर आप करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।